हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे सोशल इम्पैक्ट चैप्टर, जिसमें हमने डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में कंप्लीट कर लिया था। और हमारा टॉपिक चल रहा था नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स, कि हमें ऑनलाइन बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डू के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम डू नॉट के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें देखते हैं कि हमें ऑनलाइन बिहेवियर में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्टिंग इन्फ्लामेटरी ऑफेंसिव कमेंट्स आउट, कि हमें ऑनलाइन बिहेवियर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए किसी भी प्रकार की भड़काऊ और अपमानजनक कमेंट्स नहीं करने चाहिए। और रेस्पॉन्ड टू इंटरनेट ट्रोलर्स, और इंटरनेट ट्रोलर को भी रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। पोस्ट प्राइवेट और एम्ब्रेसिंग अर्थात शर्मनाक, जिस भद्दे इमेजेस और कमेंट्स भी हमें पोस्ट नहीं करने चाहिए। नेम कॉल और एक्सप्रेस ऑफेंसिव ओपिनियंस भी नहीं करना चाहिए। एक्सक्लूड पीपल और टॉक बिहाइंड देयर बैक्स, स्टिक टू द टॉपिक। स्पैम अदरवाइज सेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल। स्पैम का मतलब है कि एक ईमेल को बार बार सेंड करना या अनवांटेड डाटा सेंड करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनसॉलिसिटेड यानी अनचाही ईमेल को हमें नहीं भेजना चाहिए। ये हमें ऑनलाइन बिहेवियर में ध्यान रखना चाहिए। ये ऑनलाइन एटिकेट्स हैं जो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए को दर्शाता है। आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस, सेफगार्ड एंड बाइंडिंग रूल्स पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर दैट इट रिमेन इन कंट्रोल। डाटा प्रोटेक्शन क्या है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी अकाउंट डिटेल हो सकती है, आपकी ईमेल पासवर्ड हो सकते हैं, और आपसे संबंधित जो कि आपकी पर्सनल डिटेल है जिसको आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते, तो उस पर्सनल डिटेल को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो सेफ रखना है, कि जो रूल्स हैं, सेफ रखने के रूल्स हैं, उनको हम डाटा प्रोटेक्शन के तहत कह सकते हैं कि वो डाटा प्रोटेक्शन के तहत आते हैं। रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस, सेफगार्ड एंड बाइंडिंग रूल्स पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योर दैट इट रिमेन इन कंट्रोल, कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी उसमें रहें, कंट्रोल में रहें और किसी ये प्रोटेक्ट रहें। इनको जो निश्चित करने वाले जो रूल्स हैं उन्हें ही हम डाटा प्रोटेक्शन कहते हैं। इन शॉर्ट, we would be able to decide whether or not we want to share some information। संक्षिप्त में कह सकते हैं हम कि ये हम डिसाइड कर लें, निश्चित कर लें कि कौन सी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है हमसे संबंधित, उसको किसी को शेयर करना है या नहीं करना। Who has accessed it, for how long or what reason, and be able to modify some of these information and more। हम ये डिसाइड हम स्वयं करें कि किस हमारे पर्सनल डाटा को कोई एक्सेस कर सकता है, कब तक कर सकता है, किस लिए कर सकता है, और उसको मॉडिफाई कर सकता है या नहीं। इस प्रकार की जो आपकी डाटा प्रोटेक्शन की जो रूल्स हैं उनको डिसाइड करना होता है, वो डाटा प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनप्रोटेक्टेड डाटा और डाटा ब्रीचेस। मान लो आपने अपना डाटा प्रोटेक्ट नहीं किया या पर्सनल इन्फॉर्मेशन के प्रति आप अवेयर नहीं हो और वो किसी ने चुरा ली, तो आपके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, रिजल्ट, कि अनप्रोटेक्टेड डाटा के क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका जो इफेक्ट है वो पड़ेगा, सफ़र फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच और
अटैक। आपको जो सफ़र करना पड़ेगा अर्थात भुगतना पड़ेगा जो आपके जो डाटा है उसका अटैचमेंट। फिजिकली डाटा लॉस, और आपको फिजिकली डाटा को लॉस भी होगा, वो भी आपको भुगतना पड़ सकता है। हिट विथ ए वायरस, और आप पर जैसे ही आपकी किसी ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपकी चुरा ली तो आपको जो वायरस है उसके का अटैक भी भुगतना पड़ सकता है। इस प्रकार आपकी सिक्योरिटी फीचर है वो नहीं रहेगा, और फिजिकली आपका डाटा है वो लॉस हो सकता है, यानी कि आपके डाटा चुराया जा सकता है, उससे आपको कुछ भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है और आपके वायरस अटैक भी हो सकता है। टारगेट बाय हैकर्स, और आप हैकर्स के द्वारा टारगेट किए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच गई तो आप टारगेट किए जा सकते हैं। सफ़र फ्रॉम DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, आपको डेनाइल ऑफ सर्विसेज को भी भुगतना पड़ सकता है, आपको मना की जा सकती है। लॉस ऑफ मनी, आपको पैसे का भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसका अकाउंट की डिटेल किसी ने चुरा ली और उनका अकाउंट है जो खाली कर दिया, उनसे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट रिस्क, और आपकी जो बौद्धिक संपदा है, संपत्ति आपने जो खुद ने तैयार की है वो भी आपकी रिस्क हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई भी उपयोग कर सकता है। डैमेज डाउन टाइम, इस प्रकार आप यदि डाटा प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम इसके लिए क्या करें? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डाटा ऑनलाइन, कि हम हमारे पर्सनल डाटा को ऑनलाइन किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए थ्रू इनक्रिप्ट आवर डाटा, उसके लिए सबसे पहला हम काम कर सकते हैं इनक्रिप्ट आवर डाटा, कि हमारे जो डाटा हैं उसको हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कोडिंग कर सकते हैं उसमें, कि कोड भाषा में बदल दें हम उसे, जिससे कि कोई उसको पहचान नहीं पाए। तो इस प्रकार हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। कीप पासवर्ड प्राइवेट, और जब भी हम ईमेल आईडी या फिर किसी भी ऑनलाइन पेज पे जाने के लिए जो भी पासवर्ड हम सेट करते हैं उसको प्राइवेट रखें, उसको किसी के साथ शेयर ना करें। डू नॉट ओवर शेयर ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अपन और ओवर शेयर ना करें, क्योंकि हम जितनी भी साइट को विजिट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स वहाँ पर छोड़ देते हैं। यूज़ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करें हम। अवॉइड फिशिंग ईमेल, फिशिंग ईमेल से मतलब है कि जैसे बहुत सारी ईमेल होती हैं, ऐसी आती हैं जो कि आपको प्रलोभन देती है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा या इतना पैसा मिल जाएगा, ये होगा, आप ये जीत चुके हो। इस तरीके की जो जिस प्रकार आप फिशिंग कहते हैं कि जैसे मछली को पकड़ने के लिए अपन चारा डालते हैं, इसी प्रकार जो हैकर्स होते हैं वो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए और कुछ प्रलोभन देते हैं, लोभ दे देते हैं। तो उस लोभ में अपन को नहीं फंसना चाहिए। अवॉइड फिशिंग ईमेल, ऐसी ईमेल्स को आपको ओपन नहीं करना चाहिए। बी वाइज अबाउट वाईफाई, और वाईफाई के मामले में भी आपको बुद्धिमान होना चाहिए कि जब भी आप मतलब एक प्राइवेट वाईफाई को यूज करें, यदि आप कहीं सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल कर लें, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से बचें, जैसे अकाउंट से संबंधित डिटेल है और आपकी जो भी ऐसी डिटेल है जिससे नुकसान होने की संभावना रहती है, उसको प्राइवेट वाईफाई पर ही यूज लें, पब्लिक की वाईफाई पर नहीं करें। बी अलर्ट टू इम्प्रेशनेटर्स, और ऐसे लोगों से आप बच कर के रहें जो कि जाली आदमी होते हैं, जो कहते हैं हम छद्मवेश में रहते हैं, वो अपन को ठग सकते हैं, जैसे फ़ोन कॉल के द्वारा कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप अपनी ये पासवर्ड बताओ, आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा, या इस तरीके से जो लोग ठगी करते हैं तो उनसे आप बच कर रहें। सेफली डिस्पोज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप सेफ्टी के साथ में यूज़ करें।
नेक्स्ट, तो हम इस तरीके से बच सकते हैं, अपने डाटा को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने स्वयं ने कोई चाहे साहित्यिक रचना की या फिर और कुछ भी, आपने ऐसा कोई डायग्राम, चित्र या इमेज या कुछ भी बनाया या फिर आर्टिकल तैयार किया जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते या फिर करना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस वो ले तो ही कर पाए, तो आपकी वो जो स्वयं तैयार करते हो वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी। आईपी इज ए proprietary created by a person or group of persons using their own intellect for ultimate use। कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो या तो किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा या फिर एक ग्रुप के द्वारा तैयार की जाती है, यूज इन कॉमर्स एंड विच इज़ ऑलरेडी नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। अर्थात वो जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल नहीं रहती है और सिर्फ किसी ग्रुप के द्वारा या पर्सनली कॉमर्शियल पर्पज से तैयार की जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जांपल है प्रॉपर्टी विच आर एन इन्वेंशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट और एनी प्रोसेस, ए न्यू डिजाइन, ए लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क एंड ट्रेडमार्क, ए वर्ड, ए सिंबल एंड और लोगो ETC। जैसे आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे आपने खुद ने कोई भी डिजाइनिंग तैयार किया है या कोई साहित्यिक रचना की है या कोई आपकी आर्टिस्टिक से, कला से संबंधित आपने कुछ पेंटिंग, चित्रकारी जो भी की है और उनका आपने ट्रेडमार्क लिया है या फिर आपका कोई लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ राइट्स हैं, अधिकार हैं, तो वो आपके कानूनी रूप से आपको दिए गए हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज द स्टैट्यूटरी राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक या लीगल, हम कहें लीगल राइट है, ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। ये आपको IPR हैं जो कि वैधानिक रूप से गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। टू द ऑनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एप्लीकेंट्स ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम एक्सप्लोटिंग द IP commercially for a given period of time in lieu of the disclosure his her IP in an IPR एप्लीकेशन। एक्सक्लूड यानी कि आप उनको देख सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और एक्सप्लोटिंग यानी किन किन को आपको उनसे बेनिफिट दिलवाना है। ये IP आपकी एक संपत्ति है, इससे आप किसको लाभान्वित करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वैधानिक अधिकार है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया गया है ओनर को ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एप्लीकेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एक्सक्लूड। IPR है जो एक्सक्लूड अदर फ्रॉम एक्सप्लोटिंग, दूसरों को उससे डाटा एक्सेस करने के लिए या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको दूसरों के लिए उपयोग करने के लिए और गिवन पीरियड ऑफ टाइम और कितने समय के लिए वो उसका यूज करे, इसके लिए आपको अधिकार देता है। इन लिeu टू द डिस्क्लोजर ऑफ हिज हर IP इन IPR एप्लीकेशन। तो ये अपनी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट है और आप उसके मालिक हैं, तो गवर्नमेंट आपको कुछ ऐसे अधिकार देती है कि आप किसी के लिए उनको कितने समय तक यूज करने के लिए और उनको ओपन करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये IPR। Why should an IP be protected? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों
उसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए, सबके लिए क्यों नहीं खोल देना चाहिए? तो उसके कुछ रीजन्स हैं। नंबर 1 है IP इज अनअसेस्ड, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपकी एक संपत्ति है। एंड कैन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड असेस्ड यानी आपकी संपत्ति है, एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर फॉर कॉमर्शियल गेन एनी मैनर, वो किसी भी तरीके से उसको उसकी संपत्ति को उसको उपयोग कर सकता है। IP owner may intend to stop other from manufacturing and selling product and service which are duly protected by him। जो IP ओनर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो निर्माता है, ओनर है, मालिक है, वो इंटेंट अर्थात वो सोच सकता है, उसका इरादा कर सकता है इस चीज़ का कि वो स्टॉप देम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, उसका निर्माण को बंद कर सकता है, उसकी सेलिंग प्रोडक्ट यानी बेचने को, उसकी सर्विस को, और इस तरीके से वो अपना उसको प्रोटेक्ट रख सकता है, धुंधले ढंग से प्रोटेक्ट रख सकता है। IP ओनर कैन सेल एंड और लाइसेंस द IP फॉर कॉमर्शियल गेन्स। कॉमर्शियल गेन्स के लिए जो IP का मालिक है वो उसे बेच भी सकता है और उसके लाइसेंस भी प्रोवाइड करवा सकता है कि इनको लाइसेंस दिए जाते हैं, ये से देख सकता है। IP कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो मार्केट में अच्छी ब्रांड वैल्यू बनने के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी मेंशन इन रिज्यूम ऑफ इट्स क्रिएटर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेंशन किया जा सकता है, फिर शुरू में उल्लेख किया जा सकता है यानी रिज्यूम में, जो स्टार्टिंग में जो रिज्यूम जारी करते हैं हम उसमें इसको मेंशन किया जा सकता है ऑफ इट्स क्रिएटर एंड दस शो कॉम्पिटेंस ऑफ इट्स क्रिएटर, कि कॉम्पिटिशन ऑफ क्रिएटर की इसमें जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कॉम्पिटेंस यानी कैपेसिटी, क्षमता, उसे भी स्टार्टिंग में मेंशन किया जा सकता है। IPR सर्टिफिकेट एस्टेब्लिश लीगल एंड वैलिड ओनरशिप अबाउट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो एक सर्टिफिकेट स्टेबल करवाता है वैधानिक रूप से कि ये आपकी वैलिड ओनरशिप है, आप इसके स्वयं मालिक हैं इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ IPR जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो कितने प्रकार से के दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट है पेटेंट। आपने सुना होगा कि इसका तो पेटेंट उस कंपनी के नाम पे है, ये उसका है। तो ये क्या है कि जिस भी प्रोडक्ट का पेटेंट उसके नाम से हो जाता है तो वो उसका ऑनर हो जाता है, मालिक हो जाता है, उसको दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना उस ऑनर की आज्ञा के। तो पेटेंट टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी, द पेटेंट एक्ट के माध्यम से एक किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसमें ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट बर्ड साइन लोगो लेबल, द ट्रेडमार्क एक्ट, एक ट्रेडमार्क एक्ट बनाया गया जिसके माध्यम से आप जो ट्रेडमार्क आप के लिए यूज कर रहे हो वो आपके लिए स्पेशली हो जाता है, उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा कि ये लोगो लग रहा है हमारे उसका कोचिंग का लग रहा है या फिर बुक की जो पब्लिशर है उसका लग रहा है, तो उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। थर्ड है आपके डिजाइन टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्नामेंटल कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्नामेंटल यानी सजावटी, दिखावटी, कॉन्फ़िगरेशन यानी व्यवस्था का प्रारूप है, द डिजाइन एक्ट। तो एक डिजाइन एक्ट भी तैयार किया गया डिजाइन IPR के लिए कि भाई आप इस तरीके से अपने जो डिजाइन है अपनी जो उनको प्रदर्शित कर सकते हो। और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। इसके द्वारा आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशन को भी IPR के तहत
सुनिश्चित किया गया। कॉपीराइट टू प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, द कॉपीराइट एक्ट। और वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से कॉपीराइट एक्ट भी बनाया गया है, जो कि आपकी लिटरेरी यानी साहित्यिक और आर्टिस्टिक्स यानी जो कि आपकी कला पेंटिंग वगैरह है उसको आपको प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट एक्ट कि आप कोई भी उसको ज्यों की त्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी उसको शेयर नहीं कर सकता इस तरीके आपकी बिना अनुमति के। इस प्रकार आपके काइंड्स ऑफ IPR हैं, जो कि आपको पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस है और कॉपीराइट के तहत वैधानिक रूप से मिले हुए हैं। अब IPR एक्ट कौन कौन से जो हमने पढ़े उनमें से किस किस वर्ष लागू हुए, कौन सी ईयर में वो एक्ट बने। तो IPR आर प्रोटेक्ट इन अकॉर्डेंस अनुसार। जो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेशंस ऑफ ए कंट्री स्पेसिफिक। किसी भी देश में इस IPR से संबंधित अपनी तरीके के प्रोविजंस बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। इन इंडिया IPR कैन बी प्रोटेक्ट एंड मोनोपोलाइज एज पर द एक्ट सम ऑफ देम आर। तो इस उसी तरीके से किसी भी देश में IPR को प्रोटेक्ट करने के लिए कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं, तो इसी तरह इंडिया में भी कुछ जो एक्ट हैं वो इस तरीके से हैं। द पेटेंट एक्ट 1970, द डिजाइन एक्ट 2000, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में ट्रेडमार्क कानून है वो बनाया गया, ट्रेडमार्क का जो एक्ट है वो बनाया गया। द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ एक्ट वो भी 1999 में बनाया गया। द कॉपीराइट एक्ट 1957, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट एंड डिजाइन एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 एंड ऑल्सो ट्रेड सीक्रेट। इस प्रकार IPR से संबंधित हैं वो कानून बनाए गए विभिन्न ईयर में। अब हमारा जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? ये एक साहित्यिक चोरी है कि आपने किसी का नोट्स है या किसी की जो बुक है वो लिखी और आपने उसको चुरा लिया, तो ये साहित्यिक चोरी है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब है साहित्यिक चोरी। तो इसको रोकने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द वर्ड्स, आइडिया, इमेज, साउंड और क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ अदर एज इट यूर क्रिएशन और यूर ओन, कि आपकी जो स्वयं के द्वारा क्रिएट की गई सामग्री है, साहित्य है या कला है कि ये जो भी है उसके आप स्वयं मालिक है, उससे किस आपके आइडियाज़ को, इमेज को या साउंड को किसी ने दूसरे ने उसको चुरा लिया, तो वो कहलाता है प्लेजरिज्म। और उसे रोकने के लिए ही कौन सा ये एक्ट बनाया गया, प्लेजरिज्म। तो द वर्ड प्लेजरिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेलाग्रे। ये लैटिन वर्ड पेलाग्रे से निर्मित है, विच मीन्स किडनैप और एबडक्ट, जिसका अर्थ होता है किडनैप करना या अपहरण करना। पेलाग्रे मतलब होता है ग्रंथ चोर, यानी आपने जो भी कोई साहित्य है उसको चोर है उसके लिए पेलाग्रे ग्रे शब्द काम में लिया जाता है। तो ये लैटिन शब्द है पेलाग्रे और इसका मतलब होता है किडनैप कर लेना या फिर आप कहें कि अपहरण कर लेना। तो प्लेजरिज्म, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लेजरिज्म, इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लेजरिज्म इज स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्लेजरिज्म के द्वारा आपकी जो IP प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसे चुराया जा सकता है। प्लेजरिज्म इज चीटिंग, प्लेजरिज्म एक चीटिंग है। प्लेजरिज्म एन एकेडमिक ऑफेंस, ये आपके साथ में शैक्षणिक अपराध है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज एकेडमिक थेफ्ट, आपकी शैक्षिक चोरी है क्योंकि आपने इसको बनाया और दूसरे ने उसको चुरा लिया, तो इस प्रकार ये एक चोरी है। 2 टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जानबूझ करके चोरी करना और दूसरा है अनजाने में चोरी करना। तो इंटेलेक्चुअल जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको जानबूझकर यदि कोई चुरा रहा है तो कहेंगे हम इंटरनेशनल प्लेजरिज्म, और यदि अनजाने में वो काम हो रहा है उसे कहेंगे हम
अनइंटरनेशनल प्लेजरिज्म। तो इंटरनेशनल प्लेजरिज्म कौन सी है? जैसे कॉपिंग अदर्स वर्क, दूसरे के वर्क को कॉपी कर लिया आपने। बोरोइंग, बाइंग, असाइनमेंट, और आपने किसी का असाइनमेंट को उधार लिया या खरीदा। कट पेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, और कट कॉपी पेस्ट करके आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज से और किसी की साहित्यिक सामग्री को काम में ले लिया, तो वो भी आपके इंटरनेशनल प्लेजरिज्म के अधीन आता है। डाउनलोडिंग एसेज टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट एंड प्रेजेंटिंग एज आवर ओन वर्क, और अपन डाउनलोड करना है किसी साइट से, और वो भी इसमें ही आता है इंटरनेशनल। और अनइंटरनेशनल में कौन से आते हैं? नॉट नोइंग हाउ टू एक्नॉलेज और इनकॉर्पोरेट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर प्रेफरेंसिंग, समराइजिंग एंड कोटेशन, कि आप ये नहीं जानते कि उसकी प्राप्ति की सूचना, रिसिप्ट के बारे में आप नहीं जानते कि वो कहाँ से, ये स्रोत क्या है, इसको प्राप्त करने का स्रोत क्या है, और आपने उनके जो सांकेतिक कोड है, प्रेफरेंसिंग और समराइजिंग और कोटेशन, उनको आपने यूज कर लिया अनजाने में। केयरलेस कॉपिंग और कटिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, और कभी कभी आप केयरलेस होकर कहीं से किसी डाटा को कट कॉपी पेस्ट कर लें तो वो भी अनचाही एक प्लेजरिज्म कहलाती है। और कोटिंग एक्सेसिवली, यानी उसको कोट करना, अत्यधिक एक्सेसिव करना, अत्यधिक उद्धृत करना भी एक अनचाहे प्लेजरिज्म आता है। और फेलियर टू यूज और ऑन वॉइस। अब आता है हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, कि हम प्लेजरिज्म को अवॉइड किस प्रकार करें। यूज यूर ओन आइडियाज़, तो आप इससे बच सकते हैं, अपना स्वयं के आइडियाज़ का उपयोग करें, स्वयं के आइडियाज़ का उपयोग करें। साइट द सोर्स when someone else ideas or are used, always acknowledge the source and tell your reader where the ideas are from। और जब भी आप किसी के आइडियाज़ को उपयोग करें तो ये आप बता दें कि ये आइडियाज़ वहाँ से लिए गए हैं। इस प्रकार भी आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। और रीराइट अदर्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, और दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उनको आप स्वयं के वर्ड्स में आप कन्वर्ट करें, तो भी आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। टेक केयरफुल नोट्स, नोट्स के मामले में केयरफुल रहें। डेवलप यूर राइटिंग स्किल, और आपकी लिखने की जो स्किल्स है उनको आप डेवलप करें, तो आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जैसा कि आप अभी पढ़ा था IPR, तो इसी तरीके सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस आप किसी को प्रोवाइड करवाते हो कि मेरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसको आप यूज कर सकते हो, इतने समय के लिए कर सकते हो। इस प्रकार आप एक लाइसेंस जारी करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए डॉक्यूमेंट्स that provide legally binding guideline to the person who holds to for the use and distribution of software। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप कानूनी रूप से आप उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं जिस पर्सन को आप उसे देते हो, जिसकी आपने इस सॉफ्टवेयर को जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया उसे आप एक वैधानिक लीगली गाइडलाइंस अवेलेबल करवाते हो कि इसको आप शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट्स जारी करते हैं। तो इट टिपिकली प्रोवाइड एंड यूजर्स विद द राइट टू मेक वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये आमतौर पर ये यूज़र को ये प्रोवाइड करवाता है कि आप इसकी और कॉपीज हैं सॉफ्टवेयर की वो आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी को शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इट टिपिकली
प्रोवाइड एंड्स रेफर विद ए राइट टू मेक वन और मोर कॉपीज, कि आप आमतौर पर ये प्रोवाइड करवाता है यूजर को कि ये आपका अधिकार है कि आप इसकी एक या एक से अधिक कॉपी सॉफ्टवेयर की वो इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट्स, बिना कॉपीराइट्स जो एक्ट है उसका उल्लंघन किए हुए। तो इट ऑल्सो defines the responsibilities of the parties entering into the license agreement and may impose restrictions on how the software can be used. It also define to responsibilities, ये responsibilities को भी define करता है यूजर की को कि लाइसेंस एग्रीमेंट क्या क्या है, कौन कौन से नियमों के तहत इसको एग्रीमेंट किया गया है। मे इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन, कि आप इसको लाइसेंस की जो टर्म और कंडीशन है कौन कौन सी हो, आपको रेस्ट्रिक्शन उन लागू किया है उनको भी ध्यान रखें और उन इस सॉफ्टवेयर का किस प्रकार यूज करें। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग टर्म्स एंड कंडीशंस यूजुअली इंक्लूड फेयर यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की टर्म और कंडीशंस होती हैं वो जुड़ी रहती है सॉफ्टवेयर का फेयर यूज करने में कि किस प्रकार यूज करना है। द लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटीज, कि जो दायित्व, लाइबिलिटीज मतलब आपकी जिम्मेदारी, सॉफ्टवेयर के प्रति आपकी क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या जिम्मेदारी है, उनकी लिमिटेशंस को भी बताते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। और वारंटीज एंड डिस्क्लेमर्स एंड प्रोटेक्शंस, और आपकी डिस्क्लेमर कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, क्या कितनी वारंटी है, क्या प्रोटेक्शन है, ये सब आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो बताते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेंस उपयोग करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो यूजिंग अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द लॉ, द राइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन सेव और मनी, जो आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, सही सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपके पैसे को भी बचत करता है और जो आपके कानूनी रूप का जो उल्लंघन करने से भी आपको बचाता है। जैसे कि आपके ने लाइसेंस ले रखा है किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करने का, तो आपके ऊपर कोई कॉपीराइट का केस दर्ज नहीं करा सकता। वी कैन रिसीव अराउंड द क्लॉक लाइसेंस सपोर्ट, इस प्रकार आप के लिए जो लाइसेंस लेना है वो बेनिफिशियर रहता है। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट is used by software developers, software companies, proprietary software companies to prevent the unauthorized copying of their software. Free and open source license also rely on copyright law to enforce their terms. तो जो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी या प्रोप्राइटरी मालिक जिसे हम कहें कंपनीज के, वो अनऑथराइज्ड कॉपिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके सॉफ्टवेयर की। फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस ऑल्सो रिलेट टू कॉपीराइट लॉ टू इन्फोर्स देयर टर्म्स, और फ्री और ओपन सोर्स हैं वो भी कॉपीराइट के जो कानूनी प्रावधान हैं उनको अप्लाई करते हैं, एनफोर्स अप्लाई करते हैं। रीजन फॉर कॉपीराइट आवर सॉफ्टवेयर, हमारे जो सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट के जो प्रावधान लागू करने के कारण है कि आवर वर्क इज एन असिस्ट, कि हमारा जो वर्क है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो एक हमारी संपत्ति है, तो इसलिए हम उस पर कॉपीराइट एक्ट लागू कर सकते हैं। प्रोटेक्ट आवर राइट, हमारे जो अधिकार हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट आवर सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, और हमारे सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर कोड सीक्वेंस and organization. It enhance protection against license agreement, और ये हमारे जो लाइसेंस एग्रीमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन को इन्हेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट। तो कॉपीराइट इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन and licensing is a kind of risk control measure that can be applied to control copyright loss exposure। कि जो कॉपीराइट है वो सिर्फ ये है कि एक IPR का एक टाइप है कि आपने किसी को कॉपी नहीं करने देते, लेकिन जो लाइसेंस है
वो उसको भी कंट्रोल करता है, कॉपीराइट एक्ट को भी कंट्रोल करता है। किसी को आप कॉपीराइट करने का अधिकार है वो एक्सपोज करते हैं, मतलब एक उसको देते हैं आप कि आपको इसमें आप कॉपीराइट एक्ट है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर रहे और आप इसकी कॉपी कर सकते हो। तो सो द लाइसेंसर यानी कॉपीराइट ऑनर कैन ग्रांट परमिशन दैट यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टू यूज इट्स कॉपीराइटेड मटेरियल। लाइसेंस प्रदान करने वाला ऑनर है वो ये डिसाइड करता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, इसकी शेयर कर सकते हो, तो आप कोई कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं करते। तो दिस एग्रीमेंट स्पेसिफाई द एक्ट्स एग्जैक्ट मटेरियल टू बी यूज्ड परपोज द वर्क कुड बी यूज्ड फॉर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस। लाइसेंस वो निश्चित समय के लिए जारी किया जा सकता है, तो उसमें वो उसको मतलब बता सकता है कि आप कितने समय के लिए कहाँ पर इसका यूज करते हैं। ये लाइसेंस का जो जारी किया जाता है उस समय एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया जाता है। अब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है बहुत सारे, जिनको हम बिना कॉस्ट के, बिना कुछ खर्च किए हुए अपना सकते हैं। तो FOSS यानी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू नॉट ओनली फ्रीली रन द प्रोग्राम for any purpose but also provide user access it source code। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल रहते हैं और उनका जो सोर्स कोड है वो भी अवेलेबल रहता है, एक्सेस रहता है। मोर एवर इट ऑल्सो अलाउ अस मॉडिफाई बिस एज वेल एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल वर्जन और देयर अल्टर्ड वर्जन। जो फ्रीली और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है, साथ ही उसकी कोडिंग है वो आपको मॉडिफाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओरिजिनल वर्जन है आपको वो अवेलेबल रहता है। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट फॉर FOSS यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो क्राइटेरिया है उसका है निश्चित है कि सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड, कि उसमें सोर्स कोड है वो इंक्लूड है। Anyone must be allowed to modify the source code। कोई भी उसके लिए आप मतलब अलाउ किया गया है, किसी के भी लिए अलाउ है कि वो कोई भी उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, मॉडिफाई सोर्स कोड में कर सकता है। मॉडिफाई वर्जन कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और मॉडिफाई जो वर्जन है आपने उसमें कुछ चेंज किया उस वर्जन को आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिक्वायर द एक्सक्लूजन ऑफ अदर, इट मस्ट बी फ्री, और ये सब कुछ फ्री होता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स है, उबंटू है, ये दोनों आपके फ्री एंड ओपन सोर्स हैं। एज DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके MySQL है, मोनागो है, SQLite है, ये आपके फ्रीली अवेलेबल है। एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा, PHP, पाइथन, ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एज इंटरनेट ब्राउज़र में आपके फायरफॉक्स है, क्रोमियम है, अपाचे HTTP सर्वर, अपाचे टोमाटोकेट, ये सब ही FOSS यानी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन यूज, नंबर 1 फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर क्या है कि फ्री सॉफ्टवेयर आर ऑल दोज विच आर फ्रीली एक्सेसिबल, आप उसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। फ्रीली एक्सेसिबल के साथ में उसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो होते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। तो फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इम्प्रूव्ड, copied and distributed, it provide all type of freedom। the terms free means freedom at very little or no cost। the source code is also available with the free software। तो source code भी अवेलेबल रहता है, आप इसके लिए बिल्कुल आप फ्री हो कि आप उसको शेयर भी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में open source software can be freely used, changed, improved, copied and redistributed, but it may have some cost for the media and support for further development। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं ओनली ओपन सोर्स जिसमें फ्री नहीं होता, तो इसमें क्या है कुछ आपको पे करना पड़ता है, नहीं तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल विथ OSS।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल रहते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड विद सम गाइडलाइंस, और कुछ गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप इसको मॉडिफाई और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द लाइसेंसिंग में restrict source code from being distributed and modification to mention the authors integrated. A software which is free as well as an open called free and open source software or free libre and open source software. लिब्रे का मतलब होता है आपका विदाउट चार्ज और फ्री अवेलेबल होता है बिना किसी कॉस्ट के। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन यूज के आधार पर आपके सॉफ्टवेयर तो 3 प्रकार के हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर और शेयरवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? जिसके आप मालिक हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर नाइदर ओपन नॉर फ्रीली अवेलेबल। प्रोप्राइटरी राइटर वो ना तो फ्रीली अवेलेबल रहता है ना ओपन रहती है उसकी कोडिंग। दे मस्ट हैव सम कॉस्ट एंड सोर्स कोड इज ऑल्सो नॉट गिवन सिंस इट इज प्रोप्राइटरी of the developer organization. No change, copy and distribution are allowed. कि जो proprietary सॉफ्टवेयर है उसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते जब तक कि वो मतलब जो जिसका है उसने आपको अलाउ नहीं किया या लाइसेंस जारी नहीं किया। फ्रीवेयर, दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। दे कैन बी यूज्ड, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूटेड बट नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड बिकॉज सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। जो फ्रीवेयर होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोडिंग आपके लिए अवेलेबल नहीं होती। और जो शेयरवेयर है, दीज सॉफ्टवेयर आर फ्रीली यूज, उनको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर एक्सपायरिटी यू हैव टू purchase or uninstall them. Modification is not possible due to non-availability of the source code. These are the demo version and freely distributed for trial purpose. Okay, thanks। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।